राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया साजिशकर्ता। बोले सरकार गिराने के लिए कर रहे थे डील। मेरे पास सबूत मौजूद। विधायक दल की 2 बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए कांग्रेस ने पायलट और उनके समर्थकों को जारी किया नोटिस। 2 दिन में मांगा गया जवाब। चीन और पाक सीमा का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17-18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। ताज़ा हालात की लेंगे जानकारी। सेना प्रमुख नरवणे भी होंगे साथ। बिहार में राजभवन के 20 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 15 सुरक्षाकर्मी पहले से ही संक्रमण के शिकार। कोरोना का खात्मा करने के लिए 2 देसी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। बिना मेरिट लिस्ट सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। 91% से ज्यादा बच्चे पास। लड़कियां एक बार फिर लड़कों से आगे। भारी बारिश से समंदर बनी मुंबई की सड़कें। पूरे हफ्ते बरसात के आसार। राजधानी दिल्ली में उमस से बेहाल लोग। मानसून की बारिश का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज हम देश की बात में देखेंगे कि क्या राजस्थान में वाकई सब कुछ ठीक ठाक है। सारी जो झगड़े थे वो ख़त्म हो गए, सारे जो मतभेद थे वो मिट गए, या फिर अभी ड्रामा बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। दरअसल राजस्थान में सियासी उठापटक थमते तो दिख रहा है, लेकिन अंदर की गर्मी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर सीधे सीधे हमला किया है, उसी से इस बात के सबूत मिलने लगे हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है और आने वाले दिनों में कुछ नई तस्वीरें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज हम देश की बात में दिखाएंगे कि क्या आला कमान गहलोत से भी खुश नहीं है, और यदि ऐसा है तो बात क्या है, ये समझाने की कोशिश आज हम करेंगे देश की बात में। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सचिन पायलट का भविष्य किस तरफ अब जा रहा है। सचिन पायलट हालांकि बार बार कह रहे हैं कि वो बीजेपी में कतई नहीं जाएंगे। कई बार मैंने इस बात को नकार दिया है, बार बार मुझसे यही बात पूछी जा रही है, लेकिन वाकई सचिन पायलट अब करेंगे क्या, ये हम आपको आज देश की बात में दिखाएंगे। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर अब जानकारों का क्या कहना है। तो राजस्थान में सत्ता का संघर्ष देखने को मिल रहा है, वहीं उससे सटे यूपी में भी सत्ता की हनक दिख रही है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अपने घर के आसपास के सभी घरों को भगवा रंग में रंगवाया है। कुछ लोगों के विरोध के बावजूद पूरी गली को भगवा रंग से रंग दिया, और जिसने भी विरोध किया उस पर कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, हम आपके सामने ये खबर भी रखेंगे। गौरतलब है कि जो विरोध कर रहे थे वो भी हिंदू समुदाय के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद यदि आप अपने घर को नहीं रंगवा रहे हैं भगवा रंग में, तो नंद गोपाल नंदी और उनके समर्थक नाराज़ हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता की हनक हम देखेंगे, और राजस्थान की तो खबरें हम आपके सामने रखेंगे ही। बिहार में क्या हालत है आने वाले दिनों में, जब यहाँ चुनाव होने वाले हैं तो किस तरह की तैयारी है, किस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। क्या मुद्दे हैं ये भी दिखाएंगे। और मुद्दों की जब बात चल रही है तो इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव चाहे कहीं भी हो, इस बार सीमा विवाद ज़रूर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इसको देखते हुए न केवल इसकी सियासी तैयारियां तमाम दलों के द्वारा हो रही हैं, बल्कि हमारे जो सैनिक हैं इन तमाम चीज़ों से दूर, इन तमाम सियासतों से दूर हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। हम आपको ये खबर भी दिखाएंगे। और अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करेंगे। इससे पहले 3 जुलाई को उनका प्रस्तावित लद्दाख दौरा स्थगित हो गया था। इन तमाम सभी खबरों के साथ साथ अदालत की खबरें होंगी, और पूरे विश्व में कोरोना की क्या स्थिति है ये भी होगा। साथ ही देश की बात में बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। उधर राजस्थान के सियासी भंवर में फंसकर सचिन पायलट का विमान अभी हिचकोले खा रहा है, और गहलोत ही अब राजस्थान में कांग्रेस के पायलट बन चुके हैं।
इस बीच कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद अध्यक्ष का पद तो उनसे छीन ही लिया है। बीजेपी भी अभी इस खेल में पूरी तरह से मैदान में नहीं उतरी है और वो एक तरह से मैदान से दूर रहकर पूरे खेल को देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है, सचिन पायलट के ताकत को भी आंकने की कोशिश कर रही है। इस बीच पायलट ने भी ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि वो बीजेपी में कतई शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर सचिन पायलट का सियासी विमान किस दिशा में जाएगा और कौन से सियासी रनवे पर लैंड करेगा। राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पहली बार अपनी बात रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने आगे के प्लान के बारे में बताया। सीएम अशोक गहलोत से नाराजगी की बात को खारिज करते हुए पायलट ने कहा कि वो गहलोत से नाराज नहीं हैं। उन्होंने कोई खास ताकत नहीं मांगी थी, लेकिन उनकी आवाज को हर बार दबाया गया। अफसरों को उनका आदेश ना मानने के लिए कहा गया। सचिन पायलट ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए है। बीजेपी में शामिल न होने की बात कहकर सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान के तपते रण में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने इन बातों को भी खारिज किया कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर उनकी किसी शीर्ष नेता से बात हुई है। इतना ही नहीं, पायलट ने ये भी कहा कि करीब 6 महीने से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात नहीं की। सिंधिया और पायलट बेहद करीबी दोस्त हैं। माना जा रहा था कि सिंधिया के जरिए पायलट की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। कि राजस्थान में कांग्रेस बहुत ही टूटने के कगार पे हैं। 2 बड़े धड़े बन गए हैं, अंतर्कलह हैं और बीजेपी जो है, हमारा प्रदेश नेतृत्व वो वॉच कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, एग्जामिन करने का हमारा काम है। लेकिन इनके आपसी जो झगड़े हैं, अंतर्कलह हैं, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस से बगावत के सवाल पर पायलट ने कहा कि सीएम गहलोत के साथ उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता उन्हें मंजूर नहीं था, जिसके कारण उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर बाध्य होना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर पायलट ने कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की बात तब की जब 2018 में पार्टी की जीत की अगुवाई की थी। सचिन पायलट के मुताबिक जब उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला तो पार्टी 200 में से 21 सीटों पर आ गई थी। उन्होंने 5 साल कड़ी मेहनत की। इस दौरान अशोक गहलोत ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन चुनाव में जीत के तुरंत बाद गहलोत ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। पार्टी के फैसले को मंजूर करते हुए उन्होंने गहलोत को सीएम बनाने में मदद की, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद से ही अशोक गहलोत ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इन नौजवानों को सब्र नहीं है। राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्यों ये लोग भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बरसों जेल में काटे, उसके बाद उनको 60-65 साल की उम्र में जाके कुछ मिला। तो ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। सचिन पायलट ने बताया कि उन्हें और उनके समर्थकों को गहलोत सरकार में पद तो मिला, लेकिन सम्मान नहीं मिला और न प्रदेश के विकास के लिए काम करने का मौका दिया गया। इतना ही नहीं, नौकरशाहों को भी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कहा गया। पार्टी में ही अपनी बात उठाने को लेकर पायलट ने कहा कि उन्होंने कई बार इन मसलों को सभी के सामने रखा, वरिष्ठ नेताओं से बात की, खुद अशोक गहलोत से इस मसले पर चर्चा हुई, लेकिन जब मंत्रियों और विधायकों की बैठक नहीं होती थी तो बहस और बातचीत की जगह ही नहीं बची। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी चालों से जिस व्यक्ति के कारण कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिन्होंने गली और सड़क पर उस समय कांग्रेस की आवाज बनकर काम किया था, सचिन पायलट, उनको बाहर की राह दिखाई दी। इससे सिद्ध हो रहा है कि अब राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बंट रही है। अशोक गहलोत की बुलाई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर पायलट ने कहा कि उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई। राज्य की पुलिस ने राजद्रोह का नोटिस थमा दिया, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसे कानून को ही हटाने की बात कर रही थी। पायलट ने अशोक गहलोत के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच वीरप्पा मोइली ने कहा है कि पायलट पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और क्योंकि सचिन पायलट
कांग्रेस के भविष्य हैं। उधर राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस का दरवाजा हमेशा खुला है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी और सचिन पायलट पर हमला बोला। गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद राजस्थान सरकार गिराने की डील कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा था। सीएम गहलोत ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना परंतु आप माइक बहुत ऊपर कर रहे हो यार, ये नहीं बोले, नीचे करो माइक। उनके साथ में आप लॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो हर कोई ये जानता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट राहुल गांधी के खास दोस्तों में शामिल रहे हैं। इन दोनों नेताओं को अक्सर राहुल गांधी के साथ ही देखा गया और आमतौर पर राहुल गांधी के आजू बाजू ये कहे जाते थे, दाएं और बाएं हाथ थे। ऐसे में लोकसभा में बैठने से लेकर दूसरी तमाम जगहों पर ये नेता राहुल के साथ ही दिखते रहे। हालांकि बदली राजनीतिक परिस्थितियों में सिंधिया जहां बीजेपी में चले गए तो वहीं सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के लिए विषम परिस्थिति है। पायलट की राहुल से करीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए सचिन और गहलोत में लड़ाई हुई तो सिर्फ राहुल के कहने पर ही पायलट ने गहलोत के लिए कुर्सी छोड़ दी और राहुल के कहने पर ही न चाहते हुए भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। खुद सचिन पायलट ने ये बातें बताई कि कैसे राहुल के कहने पर उन्होंने गहलोत के लिए रास्ता छोड़ा। इस पूरी कहानी की गवाह वो तस्वीर भी है जिसमें राहुल के साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जबकि स्थिति बदल गई है तब भी राहुल ने स्पष्ट किया है कि अशोक गहलोत किसी भी तरह की बयानबाजी सचिन पायलट के खिलाफ न करें। इससे कांग्रेस आला कमान नाराज से दिख रही है। बहरहाल सचिन पायलट और राहुल गांधी की नज़दीकी और सचिन पायलट के पूरे करियर में राहुल की भूमिका पर दिखा एक खास रिपोर्ट देखिए आप, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सचिन पायलट के पास अब विकल्प क्या है। सत्ता, संघर्ष और ताकत की जोर आजमाइश के बाद राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक पुरानी तस्वीर काफी चर्चा में है। राहुल गांधी ने भले ही इस तस्वीर को यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान का नाम दिया, लेकिन हकीकत में ये राजस्थान के दो बड़े सियासी दिग्गजों की आपसी प्रतिद्वंदिता की प्रतीक थी। तजुर्बे और जोश की इस लड़ाई में बाजी इस बार भी अनुभवी गहलोत के हाथ लगी। इस तस्वीर की जितनी चर्चा राजस्थान में सरकार बनने के वक्त थी, उतनी ही आज है जब कांग्रेस की नैया डगमगा रही है। पहली बार सचिन पायलट ने राहुल के साथ उस तस्वीर के पीछे का राज खोला है। मतभेद होते हैं और उन मतभेदों को दूर करना पड़ता है। राजनीति में हर व्यक्ति अपने लिए एक स्पेस ढूंढता है और स्पेस के लिए वो संघर्ष करता रहता है, उसी में टकराव होता है। लेकिन ऐसे टकरावों को दूर करना, ऐसे समस्याओं का समाधान ढूंढना और विवादों का हल ढूंढना, ये नेतृत्व का काम है। सचिन पायलट ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के साथ अपनी उस बहुचर्चित तस्वीर के पीछे की कहानी बयां की। उन्होंने कहा कि वो कभी डिप्टी सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। ये फैसला पूरी तरह से राहुल गांधी का था। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के जोर देने पर ही वो पद लेने को तैयार हुए, जबकि उनका मन नहीं था। पायलट ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने गहलोत को सत्ता और काम के बराबर बंटवारे का निर्देश दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा करने के बजाय उन्हें हाशिए पर ढकेला और अपमानित किया। जिस तरीके की शुरुआत थी, इस सरकार की बुनियाद शुरू में ही इस तरीके की कमजोर थी, क्योंकि ये वर्टिकल डिवीजन साफ तौर पर दिखता था, अंतर्विरोध और अंतर्कलह साफ तौर पर दिखती थी। आज परिणति इस रूप में हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का एक बड़ा अहित हुआ। इस पौने 2 साल में सिवाय सियासत के कुछ नहीं हुई। सुर्खियों में आई ये तस्वीर दिसंबर 2018 की है, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत और पायलट दोनों के दावे मजबूत थे। एक के साथ उसका लंबा सियासी अनुभव था, तो दूसरे के साथ युवा और करिश्माई नेतृत्व। गद्दी को लेकर हुए झगड़े में जब बात नहीं बनी तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों को दिल्ली बुलाया। 14 दिसंबर 2018 को उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। हालांकि अब ये एकता टुकड़ों में बिखर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
लेकिन इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। राजस्थान की राजनीति में फिलहाल सचिन पायलट अलग थलग नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार से छुट्टी होने के बाद पायलट को अब भविष्य के बारे में सोचना जरूरी हो गया है। सचिन की भविष्य की मंशा क्या है, इस पर स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी में न जाने की बात कहकर एक तरह से उन्होंने खुद ही अपने लिए एक रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद उनके पास कुछ ही विकल्प बचते हैं। कांग्रेस में रहकर गहलोत का खुला विरोध करने के अलावा अपने लिए जमीन तैयार करना भी एक विकल्प हो सकता है, जिसमें लोगों के बीच जाकर सचिन पायलट खुद का एक जनाधार तैयार कर सकते हैं और कांग्रेस पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट करते क्या हैं। राजस्थान के रण में सचिन पायलट के पास पहला विकल्प है कि वो कांग्रेस में रहकर ही अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखे। पार्टी के दूसरे असंतुष्ट और युवा नेताओं को जोड़कर सीएम गहलोत के खिलाफ अपना दावा मजबूत करे। तो दूसरा विकल्प ये है कि पायलट ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में करें, ताकि उनकी ताकत बढ़े और राजस्थान की सियासत में वो गहलोत के सामने स्थापित हो सके। सचिन पायलट के सामने बीजेपी में जाने का रास्ता खुला रखने का विकल्प भी है, ताकि कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे। इसके अलावा एक और रास्ता ये है कि पायलट जैसे तैसे कैसे भी जोड़ तोड़ से अशोक गहलोत की सरकार गिरा दे। वैसे बीजेपी की तरफ से पायलट को लुभाने वाले कई बयान आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सभी संभावनाएं खुली रखी है। उधर बीजेपी भी तेल की धार देख रही है। पायलट खेमे को पता है कि अगर वो गहलोत सरकार नहीं गिरा पाते तो बीजेपी के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी से सौदेबाजी में भी उनका पलड़ा कमजोर पड़ सकता है। लिहाजा पायलट गुट चाहता है कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण हो और गहलोत सरकार गिरे। इस स्थिति में जब तक बीजेपी से सीएम पद मिलने का भरोसा नहीं होता, सचिन पायलट कोई भी कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहेंगे। यहाँ बात नहीं बनी तो बीजेपी कांग्रेस से अलग राह चुनने की राह भी खुली है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत भी सचिन पायलट के हर कदम पर नजर रखेंगे और बीजेपी तो पहले से ही मैदान में है। राजस्थान के राजनीति में युवाओं के बीच सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि सचिन की नाराजगी के साथ ही कांग्रेस के तीनों युवा संगठन, प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सेवा दल के तीनों अध्यक्ष उनके समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस से अलग होकर सचिन पायलट युवाओं के साथ साथ आम जनता के बीच भरोसा बरकरार रख पाएंगे या नहीं, इसे लेकर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट पहले अपवाद के रूप में नहीं है जो अपनों की ही राजनीति का मोहरा बने हैं। इससे पहले भी कई युवा नेता पार्टी में किनारे कर दिए गए तो कईयों का नाम गुम हो गया। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी रहे जिन्होंने कांग्रेस से बाहर जाकर उसका जितना नुकसान किया उतना विपक्षी दल भी नहीं कर पाए। हाल के वर्षों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा और जगन मोहन रेड्डी ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ हिसाब चुकता किया। इनमें भी जगन मोहन ने तो आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को एक तरह से उखाड़ ही फेंका, बाहर कर दिया। और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो केवल कांग्रेस की ही ये स्थिति नहीं है, बल्कि तमाम अन्य दल भी हैं जहां युवा नेतृत्व को लेकर विरोध है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी। सभी जगह ऐसा लग रहा है कि दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं वो अपने पुराने पीढ़ी, अपने जिसका उत्तराधिकार उन्होंने लिया है, उतनी पकड़ पार्टी के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं और दूसरी पीढ़ी के ऊपर पार्टी के पुराने नेता उतना यकीन नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये इसको जनरेशन गैप कहा जाए, दो पीढ़ियों का अंतर कहा जाए, या फिर पुरानी पीढ़ी की एक तरह से उसको ये समझा जाए कि वो इनसिक्योर हो रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है नई पीढ़ी के साथ, उसको अपना राजनीतिक भविष्य खत्म होते दिख रहा है। बात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण से शुरू करें तो आंध्र प्रदेश में बेहद चर्चित चेहरे और मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी के सितंबर 2009 में हवाई दुर्घटना में निधन के बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने अपना दावा पेश किया तो कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि जगन मोहन ने उपेक्षा का आरोप लगाकर खुद की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बनाई। महीनों तक राज्य में पैदल यात्रा की, लोगों के बीच जाकर अपनी जगह बनाई और कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में लगभग खत्म कर दिया। खास बात यह है कि आज जगन मोहन रेड्डी की पार्टी राज्य में सत्ता पर काबिज है और वो खुद मुख्यमंत्री हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट भी अब जगन मोहन की राह पर चल सकते हैं और खुद को पीड़ित दिखाकर समर्थन इकट्ठा करने के लिए राज्य में पैदल यात्रा पर निकल सकते हैं या फिर इसी तरह का कोई और कदम उठा सकते हैं। कांग्रेस में युवाओं की अनदेखी नई बात नहीं है। दक्षिण से उत्तर पूर्व में जाएं
तो धाकड़ नेता हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर एन बीरेन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर और तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी सहित कई नाम शामिल हैं, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान कोशिश करता तो रोक लेता, लेकिन देर से जागने की आदत के चलते एक एक कर धुरंधर युवा नेता पार्टी छोड़कर जाते रहे। असम में कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने तो नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की जड़ ही खोद दी और पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी के छा जाने में अहम रोल अदा किया। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाराज होकर कांग्रेस तो छोड़ी ही 15 साल बाद मध्य प्रदेश में लौटी कांग्रेस सरकार को भी गिराकर चले गए। मौजूदा वक्त में बात करें तो मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद सहित तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी में इस वक्त हाशिए पर चल रहे हैं और इतने झटके खाने के बाद भी कांग्रेस इन्हें सहेजने का कोई प्रयास करती नहीं दिख रही है। अब सवाल कांग्रेस आलाकमान से है कि पार्टी में नेता टिक क्यों नहीं रहे हैं। हर मामले में सिर्फ बीजेपी को ही दोष देकर या अपने नेताओं को महत्वाकांक्षी बताकर काम नहीं चलने वाला है। लोकसभा चुनाव हुए 1 साल से भी अधिक वक्त हो गया है, लेकिन पार्टी अभी तक अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन सकी है। कांग्रेस संगठन की ये निष्क्रियता इस ओर इशारा करती है कि अब बड़े बदलाव की जरूरत है। वक्त आ गया है जब अनुभव के साथ युवा जोश को भी बराबर की जगह दी जाए, ताकि नए युवा पार्टी में आने से हिचके नहीं और पुराने नेता जाने के बारे में सोचे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के घर के आसपास के सभी घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया है। इसके साथ ही इन घरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनाई गई हैं। इलाके कुछ लोगों ने घरों की दीवारों को भगवा किए जाने का विरोध किया। हालांकि विरोध के बावजूद उनके घरों को भगवा रंग से रंगा गया। कुछ लोगों ने घरों की दीवारों को भगवा किए जाने का जब विरोध किया तो मंत्री जी और उनके चाहने वालों की हनक इस तरह से आगे आई कि वो चुपचाप से बैठ गए और कुछ नहीं कर सके। यहाँ तक कि जिन लोगों ने भी विरोध किया उन पर पत्थर भी फेंका गया और उन्हीं को रंगने की कोशिश की गई। कुछ खास तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मंत्री जी के घरों के आसपास हो क्या रहा है और ये किसके कहने पर हो रहा है। सत्ता की हनक क्या होती है और मंत्री बनने का गुरूर क्या होता है, ये इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। भगवा रंग में रंगे ये घर यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के रसूख और तानाशाही रवैये का प्रतीक है। प्रयागराज के बहादुरगंज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर के पास सभी घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया है। इसके साथ ही इन घरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनाई जा रही है। इलाके के कुछ लोगों ने घरों की दीवारों को भगवा किए जाने का विरोध किया, बावजूद इसके जबरन घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया। दिक्कत क्या है सर, देखिए आपकी पूरा मंदिर वहाँ पे है, अब पूरी समझ लीजिए पूरे रोड पे भगवा पूरा भगवा करा दिया एक तरफ से। इसके पहले बसपा में थे तो नीली लाइट पूरी लगवा दिया, अब बीजेपी में आ गए तो पूरा भगवा करा दिया, अब किसी और दल में जाएंगे तो फिर उस कलर का करा देंगे। मतलब ये जिस दल में रहते हैं उस दल का पूरा कलर करा देते हैं। अब कोई ना बोले, लेकिन हमारा मकान है भाई, हमारे मकान में तो आप नहीं करा सकते ना भगवा। क्या किया है इन्होंने? पूरा हमारे मकान भगवा करा दिया। जबरदस्ती गुंडों को भेज के रात को 4 बजे भोर में देखा तो पूरा रंग रहे थे और फिर ईटा पत्थर मार रहे, गाली गलौज कर रहे, मना कर रहे हैं। तो हम इलाके के घरों को भगवा रंग में रंगने को विपक्ष ने तानाशाही रवैया बताया है, तो वहीं मकान पर जबरन भगवा रंग पुतवाने और मारपीट करने के आरोप में बहादुरगंज निवासी 2 लोगों ने कोतवाली में मामला दर्ज भी कराया है। हालांकि मंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सफाई देते हुए कहा कि इलाके का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं पीला है, कहीं हरा है, राम दरबार की फोटो है, सीता जी की साड़ी रेड कलर की है, लाल है, तो ये जो शंकर जी की छाल है जिस पर बैठते हैं वो चॉकलेटी कलर का, कॉफ़ी कलर का, देख लीजिए। कुछ लोगों को सौंदर्यीकरण पसंद नहीं आ रहा है, कुछ जो विकास विरोधी लोग हैं उनके पेटों में दर्द हो रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं सोचते हैं इस बात को उठा करके नेता बन जाएंगे, अखबार में छप जाएगा, टीवी में आ जाएगा, तो हम दिखाएंगे नेताओं को कि हमको टिकट दे दीजिए, हम लड़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं। सत्ता का नशा होता ही ऐसा है, बड़े बड़ों का दिमाग फिरा देता है। जनसेवा का वादा करके शासन में आए लोग जब मनमानी पर उतर आते हैं तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन यही जनता जब सत्ता के नशे को चूर चूर करती है तो सारी ठसक धरी की धरी रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
ये नेताओं की रंगीन राजनीति है। जब बीएसपी होती है तो आप लखनऊ की सड़कों पर जाएं या उनके जहाँ जहाँ पर भी बीएसपी के नेता हुआ करते थे वहाँ के अगर आप लाइट्स को देखें, वहाँ के रंगों को देखें तो नीले रंग में नज़र आने लगते थे। और जब समाजवादी पार्टी आती है तो उसका रंग अलग बदल जाता है। अब बीजेपी है सत्ता में तो अब उसका रंग भगवा हो गया। और केवल ये उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, आप कोलकाता चले जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको किस तरह से तृणमूल के रंग में रंग दिया गया है, हरे रंग से उनको रंग दिया गया है। और तमाम गली कूचों को आप देखेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आप सदियों पुराने कोलकाता को देख रहे हैं या किसी एक दल के तमाम कार्यालयों को देख रहे हैं। तो ये सत्ता जब जब स्तर पर चढ़ती है, जिसके सर पर चढ़ती है, तो उसकी रंगीनियत कुछ यूं ही नज़र आती है। उधर बिहार की हम बात करते हैं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस ने बिहार के राजभवन को अपनी जकड़ में ले लिया है। पटना में राजभवन में भी कोरोना ने हड़कंप मचाया है। 20 और मरीजों के मिलने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। इस बीच देश में कोरोना के खात्मे के लिए देसी वैक्सीन बनाने का काम जारी है। भारत बायोटेक के बाद अब जायडस कैडिला हेल्थ केयर ने भी वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया है। इस तरह से देश में डेवलप हो रही 2 देसी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच गई हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में राजभवन में भी कोरोना ने हड़कंप मचा दिया। गवर्नर हाउस के 20 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी दोनों ही शामिल है। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही राजभवन में स्वास्थ्य सुरक्षा के तमाम इंतजाम और कड़े कर दिए गए। इससे पहले भी राजभवन के 15 सिक्योरिटी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसी तरह से अब तक राजभवन में कुल 35 सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारी संक्रमण का शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाद अब राजभवन में फैल रही कोरोना से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ उभरने लगी है। वैसे कोरोना के डराने वाले आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर है कि देश में बनी कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल इसी हफ्ते शुरू हुआ है। अब जायडस कैडिला हेल्थ केयर ने भी अपने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल के पहले फेज में कंपनी 1000 वॉलंटियर्स को डोज देगी। वैक्सीन का इंसान पर कैसा असर हो रहा है और उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ट्रायल में इसका पता लगाया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DGCI ने फिलहाल इन्हें 2 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अग्रिम मोर्चों का जायजा लेंगे जहां भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है। रक्षा मंत्री का यह दौरा 17-18 जुलाई को होगा। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के इलाकों का दौरा भी करेंगे। साथ ही पाकिस्तान से लगती LOC पर भी जाएंगे। जिस वक्त भारत लद्दाख में चीन की चुनौती को कुचल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा था। हालांकि अपनी कूटनीति और सामरिक शक्ति के दम पर भारत ने दोनों को ही पस्त कर दिया, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने 2 मोर्चों पर एक साथ मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार चीन पाकिस्तान की लगती सीमाओं का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा वो LOC पर भी जाएंगे। राजनाथ सिंह लद्दाख स्थित फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे। इस दौरान वो गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में घायल हुए सेना के जवानों से भी मिल सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री 3 जुलाई को लद्दाख दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा स्थगित हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंच गए। तब उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। PM मोदी ने चीन के साथ झड़प में घायल जवानों से मुलाकात की थी। मोदी ने चीन को बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा था कि भारत शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
उधर हांगकांग में दमन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून और कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए। कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिका ने हांगकांग को व्यापार में तरजीह देने वाली व्यवस्था खत्म कर दी है। वहीं कानून के जरिए हांगकांग में दमन करने वालों पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया गया है। अब हांगकांग को अमेरिका चीन की तरह ही ट्रीट किया करेगा। हाल ही में चीन ने हांगकांग में कड़ा सुरक्षा कानून लगाया था, जिसका दुनिया के तमाम देशों ने विरोध किया था। इसी के बाद अमेरिका की ओर से कदम उठाया गया है। अमेरिका और चीन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में पहली बार चीन के दावे को खारिज करने के बाद अब अमेरिका ने हांगकांग को लेकर ड्रैगन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग की स्वायत्तता में दखल को लेकर चीन पर प्रतिबंध लागू करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। हांगकांग को व्यापार में अमेरिका से तमाम तरह की छूट मिलती थी, जो अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हांगकांग को अब मुख्य भूमि चीन की तरह ही देखा जाएगा। कोई विशेषाधिकार नहीं, कोई खास आर्थिक छूट नहीं और संवेदनशील तकनीक का कोई निर्यात नहीं। हम चीन की तरह ही हांगकांग पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। इस कानून को हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करवाने में मदद करने वाले चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बिल कांग्रेस के दोनों सदनों में इसी महीने पारित हो चुका है। हांगकांग अब अमेरिका और चीन के बीच तनातनी का एक नया मुद्दा बन चुका है। कोरोना वायरस महामारी से अमेरिका में पैदा हुए स्वास्थ्य संकट और दक्षिण चीन सागर में चीन के गैर कानूनी दावे को लेकर दोनों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत को लेकर उत्सुक नहीं है। ट्रंप कई बार कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक वायरस चीन की वुहान लैब से निकला। उन्होंने WHO को भी चीन के हाथों की कठपुतली बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सीट मिलने के बाद पीएम मोदी का ये पहला भाषण होने वाला है। भारत ने भारी मतों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जीत हासिल की थी। एशिया प्रशांत राष्ट्रों के समूहों की तरफ से समर्थित उम्मीदवार भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए पड़े कुल 192 मतों में से 184 मत मिले थे। यह 8वां मौका था जब भारत को परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया है। अदालत की कुछ खबरें ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर 27 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजाना सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में दाखिले में मराठा रिजर्वेशन लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के कारण ओपन कोर्ट की सुनवाई अभी दूर लग रही है। ऐसे में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की रोजाना सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलन राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने तमाम पक्षकारों से कहा कि वो आपस में बैठकर तय करें कि सुनवाई का प्रारूप आखिर क्या होगा और कौन से पक्षकार कितना वक्त लेंगे। कोई भी दलील दोहराई नहीं जाएगी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि जैसा ये मामला है उसमें ओपन कोर्ट में फिजिकली मौजूद रहकर दलील दिया जाना चाहिए। जब वकील SM जाघव ने कहा कि इस मामले की सुनवाई वर्चुअल सुनवाई में संभव नहीं लगता, तब कोर्ट ने ये कहा कि आप क्या समझते हैं कि कब कोविड-19 खत्म होगा और कब रेगुलर कोर्स शुरू होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और एजुकेशन में 12 से 13% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और इस सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल करके कहा था कि मराठा रिजर्वेशन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई अर्जी दाखिल किया जाए तो उसका पक्ष भी जरूर सुना जाए। उधर जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जम्मू कश्मीर जो विशेष दर्जा दिए जाने के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षण का फैसला किया था।
केंद्र सरकार ने वहां के बाशिंदों को सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन का फैसला लिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अर्जी में कहा गया था कि डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन देने से संवैधानिक अनुच्छेदों का हनन होता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट में बदलाव किया था। इसके तहत राज्य के बाशिंदों को सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की गई है। उधर लॉकडाउन के चलते मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से परेशान अभिभावकों की चिंता का सरकार ने निदान कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञता गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए रोज 30 मिनट और पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 सत्रों की सीमा तय की गई है। स्कूलों को इन निर्देशों के आधार पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे प्रज्ञाता नाम दिया गया है। इसमें छात्रों के लिए एक दिन में ऑनलाइन पढ़ाई का कुल समय और सेशन की संख्या तय की गई। इसमें कहा गया है कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए आधे घंटे से ज्यादा की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 45-45 मिनट के 2 सेशन और 9वीं और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन चलाने की बात कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये फैसला उस वक्त लिया है जब ऑनलाइन क्लास के दुष्परिणामों के बारे में अभिभावकों ने चिंता जताई थी। इसके बाद मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किया। कोरोना महामारी के कारण स्कूल मार्च से ही बंद है। इससे 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को गांव में ही एडमिशन देने के निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि कोरोना महामारी में स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर गए छात्रों का डेटाबेस तैयार किया जाए। ऐसे बच्चों को डेटा बैंक में प्रवासी या अस्थायी तौर पर अनुपलब्ध के रूप में दर्ज किया जाए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि राज्य को तय करना होगा कि महामारी के दौरान अपने अपने गाँव की तरफ लौटे छात्रों का स्कूलों से नाम न काटा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार का नतीजा पिछले साल की तुलना में सिर्फ 0.36 यानी कि 0.36% बढ़ा है और कुल 91.46% बच्चे पास हुए हैं। 2018 के बाद से लगातार तीसरे साल लड़कियों का जो पास करने का परसेंटेज है लड़कों से 3.17% ज्यादा है। इस साल सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 18,85,885 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 18,73,015 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 17,13,121 यानी 91.46% छात्र पास हुए। साल 2019 की तुलना में इस साल पास प्रतिशत में 0.36% का मामूली उछाल आया। साल 2019 में कुल 91.10% छात्र पास हुए थे। सीबीएसई रिजल्ट में इस बार लड़कों से 3.17% ज्यादा लड़कियां पास हुई। इस साल लड़कों का पास प्रतिशत बीते साल जितना ही 90.14 रहा। वहीं लड़कियां पहले से आगे निकल गई। लड़कियों का पास प्रतिशत इस साल 93.31% रहा। इस साल केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहाँ के 99.23% छात्र सफल हुए हैं। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय दूसरे स्थान पर है। यहाँ के 98.66% छात्र परीक्षा में पास हुए। कोरोना वायरस के कारण इस साल बची हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली के आधार रिजल्ट जारी किया गया। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन मानदंड के आधार पर नंबर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मानसून की करते हैं। एक तरफ जहां मानसून की बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है, सड़कें तालाब नजर आने लगी हैं, वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून आने के बाद भी बारिश नहीं होने से लोग भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे हैं। मुंबई में जहां पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं, वहीं लग रहा है कि दिल्ली में हफ्ता सूखा ही निकल जाएगा। मानसून की चाल पर देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। जगह जगह पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक जाम लग गया है। मौसम विभाग ने मुंबई सेंटर के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
ऐसा ही मौसम अगले 2 दिन तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विले पार्ले और सांता क्रूज में जाम लग गया है। सायन, किंग सर्कल, खार और हिंद माता जैसे इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। एक और जहां मुंबई समेत देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में मानसून को दस्तक दिए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी दिल्ली वासियों को बारिश का इंतजार है। उमस और गर्मी से दिल्ली के लोग बेहाल हैं। 1 जून से 14 जुलाई तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। ये हालात तब है जब मानसून ने इस साल वक्त से पहले ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली को अच्छी बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस हफ्ते में हल्की फुल्की बारिश तो हो सकती है, लेकिन असल मानसूनी बारिश के लिए और इंतजार करना होगा। 16 से 19 जुलाई के बीच हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा भी चलेगी और मौसम बेहतर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। साल 1916 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना हुई थी। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आज ही के दिन 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की थी। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी दूसरी ऐसी शख्सियत रहीं जिन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आज़ाद भारत के पराक्रमी सिपहसालारों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का, जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने मुस्लिम होने का वास्ता देकर पाकिस्तान की फौज में जनरल बनाने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नौशेरा का शेर के नाम से पुकारे जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साल 1948 में भारत पाक युद्ध में शहीद होने वाले पहले उच्च सैन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने दिया। ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।